बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब के सब खैर खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर प्रोटीन्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री और इसके अंदर हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था, हम लोगों ने प्रोटीन्स को देखा, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स देखे, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग हमने प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी और उसके बाद क्वाटरनरी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा प्रोटीन का, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हेडिंग्स बहुत सारी हैं, बहुत सारा मटेरियल है, ऑलमोस्ट 10 से अबव इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने हर पॉइंट का जो है ना पूरी डिटेलिंग नहीं लिखनी। आप हेडिंग्स सारी की सारी याद करोगे। अंदर का जो मटेरियल होगा आप लोग 2 से 3 लाइनें जो है ना आप लोग उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। लाज़मी नहीं है कि पूरा का पूरा पूरा पैराग्राफ जो है वो उसको लिखो, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि लाइक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने उसको एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है और एमसीक्यू की के लिए आप लोगों ने उसको समझ के और याद करके उसको पढ़ना है, राइट। लेट्स स्टार्ट बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि हमारी ज़िंदगियों में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स की क्या अहमियत है। इसके अंदर सबसे पहले पार्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटीन्स एक्ट एज स्ट्रक्चरल मटेरियल यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर ये प्रोटीन्स जो है वो अपना रोल प्ले करता है, लाइक मायोसिन, केराटिन, कोलाजन। हमें पता है कि मायोसिन जो है वो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और उसके अंदर मायोग्लोबिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल इसी तरह से केराटिन और कोलाजन ये सारे के सारे क्या हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इनका एक अहम रोल हमारी बॉडी के अंदर होता है। हम कहते हैं कि जो प्रोटीन्स है ना ये स्ट्रक्चरल मटेरियल मतलब कि प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का। और अगर तो हम लोग उनका ड्राई वेट देखें यानी कि अगर हम लोग किसी भी एनिमल या प्लांट का जो लिक्विड पार्ट है उसको अलग करके खुश्क जो उसका वज़न होगा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इस प्रोटीन्स की होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिपिड बाई लेयर्स होती है यानी कि बिल्कुल किस तरह से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह की लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना प्रोटीन्स जो है वो धंसी हुई होती है। कुछ प्रोटीन सेल के बाहर से नज़र आ रही होती है और कुछ प्रोटीन सेल के अंदर से नज़र आती है और कुछ जो प्रोटीन है वो बाहर और अंदर दोनों का आपस में ताल्लुक़ बना कर रखती है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी हिस्सा होती है, ठीक हो गया। सेकंड थिंग, ये जो सेल मेम्ब्रेन ये जो प्रोटीन्स है ये बहुत ही अहम हिस्सा है किसका, हमारे प्रोटोप्लाज्म का, यानी कि हमारे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों का, ठीक है। हमारे प्रोटोप्लाज्म का भी एक बहुत अहम हिस्सा है, साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होती है और न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो हाँ जी, ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है ये हमें, कि जब कभी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हम लोग लेते हैं तो प्रोटीन्स क्या हैं वो छोटे छोटे अपने मोनोमर्स में यानी कि अमाइनो एसिड में टूट जाती हैं ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम लोग हज़म कर रहे होते हैं खाने को। और उस टाइम पर क्या होता है, डीअमाइनेशन हो जाती है। डीअमाइनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ द अमाइन ग्रुप इन, या फिर हम कहते हैं कि ना अमाइन ग्रुप जो है ना वो रिमूव हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अमोनिया। और फिर अमोनिया क्या करता है, ये रिलीज़ होता है डीअमाइनेशन की वजह से। जब अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन होती है यानी कि रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप, जब इसकी डीअमाइनेशन होती है तो अमोनिया रिलीज़ होता है और डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि NADP, NADPH, ATP, ADP। और ये जो कंपाउंड्स हैं ना ये कहाँ काम आते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में काम आते हैं, जिसमें हम लोगों ने FSC के अंदर पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस आता है, क्रेब्स साइकिल आता है, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाकर ये कंपाउंड जो हैं वो काम करते हैं। थर्ड थिंग आ जाती है हमारे पास डिफेंस ऑफ बॉडी। हम लोगों ने फार्माकोग्नोजी में भी पढ़ा, हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको हमारा मुहाफ़िज़ बनाया हुआ है, लाइक एंटीबॉडीज़।
और दीज एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन इन नेचर। जब कभी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल दाखिल होता है तो क्या है कि हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। अच्छा, एक एंटीबॉडीज़ होती है, दूसरे इंटरफेरॉन्स होते हैं। जैसा इसका अपने नाम से ज़ाहिर है, इंटरफेरॉन ये ऐसे प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं वायरस के रेप्लिकेशन में। यानी कि जब वायरस जब रेप्लिकेट करने लगता है तो उस टाइम पर क्या होते हैं कि ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ना, मुदाखलत करते हैं, वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देते। ठीक है, दीज आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर, जो डिफेंड करते हैं हमें, हमारे खिलाफ, मतलब मीन हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और इन एंटीबॉडीज़ को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम देते हैं, यानी कि जो इम्यून सिस्टम के ग्लोबुलिन मतलब के प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट थिंग, प्रोटीन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल वायरसेस। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के जो वायरसेस हैं उन लोगों का जो इंटीग्रल मीन उनके लिए एक बहुत अहम पार्ट रखता है ये प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये जो वायरसेस है ना, ये बना हुआ ही दो चीज़ों से है। एक उसका अंदर का न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एक उसका जेनेटिक मटेरियल कोर, ठीक है, वायरल जीनोम जिसे हम लोग कहते हैं कोर, और एक उसका कोट मतलब कि उसके ऊपर की तह। वो कोट किस चीज़ की बनी हुई है? वो प्रोटीन की बनी हुई है, जिसके ऊपर सम टाइम वो इन्वेलप बनाता है, और इन्वेलप पर भी उसके पास जो है ना वो प्रोटीन इन्वेलप भी प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत अहम रोल, मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं वो बड़ा ही ज़रूरी अपना हिस्सा बनाता है वायरस की फॉर्मेशन में, जो कि हमें पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि बीमारी फैलाने के हिसाब से। डाइटरी प्रोटीन्स, ये जो हम लोग अपने खाने के ज़रिए नाइट्रोजन और सल्फ़र की जो कमी को पूरा कर रहे होते हैं, वो भी हम लोग डाइटरी प्रोटीन यानी कि ग़िज़ा खाकर हम लोग उस कमी को पूरा करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि हर 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन जो है ना वो हमें कितनी एनर्जी देती है, वो हमें 4.1 किलो कैलोरीज़ या 4100 कैलोरीज़ हमें देती है एनर्जी। और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू आ सकता है कि 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन आपको कितनी एनर्जी देती है। अच्छा, अब अगर हम लोग एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स का चैप्टर जब हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा तब भी हमने देखा था दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में भी हम लोग इसके बाद 2-3 चैप्टर्स के बाद हम लोग जब एंजाइम्स पढ़ेंगे तब भी हम लोग देखेंगे दैट वी हैव एंजाइम्स। हमारी बॉडी में एंजाइम्स मौजूद होते हैं एंड दीज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम कर रहा है ये एंजाइम। ठीक है, जैसा कि सुक्रेज़ एंजाइम है। ठीक है, सुक्रेज़ एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज़ को तोड़ देता है, एक डाइसैकेराइड को तोड़ता है मोनोसैकेराइड के अंदर, यानी कि एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। उस चीज़ को हम लोग एंजाइम्स का नाम देते हैं। ठीक है, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सुक्रोज़ के ऊपर सुक्रेज़ काम कर रहा है। ठीक है, जो फिर ये एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, फिर हार्मोन्स क्या चीज़ है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज सिक्रेटेड बाय अ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम लोग एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये फिर क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को पूरा करते हैं। जैसा कि अच्छा, ये जो हार्मोन्स हैं ना, ये मुख्तलिफ नेचर के हैं। कुछ जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, कुछ जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड्स इन नेचर होते हैं, फैटी होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ना अपना मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन रिएक्शन कॉज कर रहे हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं कि ना ये जो मेटाबॉलिक हार्मोन्स जो है ना, इसके अंदर आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। हमारे पास ग्रोथ हार्मोन आ जाता है इसके अंदर, जिसको हम लोग GH का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, GH आ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स आ गया, ADH हार्मोन आ जाता है। ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, एक आते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन के अंदर लाइक रिलैक्सिन आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन आ जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, ठीक हो गया। और मेटाबॉलिक में हमारे पास वैसे तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं वो भी आ जाते हैं, और इसके अंदर और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हमारे पास ना मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग में काम आते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा जी, फिर हम कहते हैं रिज़र्व फूड, खाने को ना महफ़ूज़ करने के लिए, बल्कि हम लोग कहते हैं कि ना हम खाने के अंदर ना प्रोटीन स्टोर हुई हुई होती है, ठीक है? एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं मुख्तलिफ़ तरह के फल हैं, जैसे बनाना, केला या कीवी, तो या फिर हम लोग कहते हैं वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक है, मशरूम है, वो किस चीज़ के बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि थस प्रोटीन्स आर एक्ट एज़ स्टोरेज कंपाउंड्स, ये कंपोज़्ड नहीं है, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कहते हो एल्ब्यूमिन स्टोर हुई हुई है एग व्हाइट में, अंडे की जो सफ़ेदी है उसके अंदर एल्ब्यूमिन मौजूद होती है, ठीक है? और जो मिल्क है, दूध है, उसके अंदर सिज़ीन मौजूद होती है। अच्छा, ये जो है ना कि मिल्क के अंदर कौन-सी प्रोटीन है, ये आप लोगों का एमसीक्यू आ चुका है पास्ट पेपर में। नेक्स्ट थिंग, सर्टेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। हम लोगों को ये तो मालूम ही है कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की हमारे पास कुछ प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। मैंने भी आप लोगों को दिखाया कि हमारे पास ये लिपिड बाइलेयर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है? जिसके अंदर कुछ प्रोटीन सेल के बाहर से सेल के बाहर से उसका ताल्लुक होता है, कुछ प्रोटीन का सेल के अंदर से ताल्लुक होता है और कुछ प्रोटीन क्या करती है, आर-पार सेल मेम्ब्रेन के आर-पार अपना ताल्लुक बना कर रखती है, ठीक है? तो हम लोग कहते हैं कि ना सर्टेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड विटामिन हार्मोन्स, और वो विटामिन्स को, हार्मोन्स और दूसरी चीज़ों को अपने साथ बाइंड करके रखती है टू मीडिएट द सेलुलर एक्शन, ताकि वो सेलुलर एक्शन को मीडिएट कर सके। मीडिएट मतलब कि यानी कि दोनों फरीकों को आपस में उनको ताल्लुक बना कर रखे, लाइक विटामिन्स का और हार्मोन्स का, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि सिकुड़ने की जो सलाहियत है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम आते हैं, यानी कि सिकुड़ने में, किसी चीज़ को खींचने में या कॉन्ट्रैक्ट करने में काम आते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉमन एग्ज़ाम्पल पहले आपको देती हूँ ट्यूबुलिन की इन स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? हम लोगों ने ना सेल का पढ़ा था, ठीक है? कि ये हमारे सेल की ना जब सेल डिवीज़न होती है तो उस टाइम पर इसके अंदर ना थ्रेड फॉर्मेशन होती है, ठीक है? माइट भी आपको याद हो कि हाँ, इसके अंदर सेल मतलब कि इस तरह से कि हमारा सेल, नॉर्मल सेल ये आता है, उसके बाद इसकी फ़ेज़ आता है प्रोफ़ेज़, फिर मेटाफ़ेज़। मेटाफ़ेज़ में ना ये स्पिंडल्स बन जाते हैं, धागे बनते हैं, जिसके ऊपर क्या है, हमारा क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाती है, ठीक है? ये जो धागे हैं ना, दीज़ स्पिंडल्स हैव ट्यूबुलिन, इसके अंदर हमारी प्रोटीन मौजूद होती है, जो मेटाफ़ेज़ तक तो अपने क्रोमोसोम्स को जोड़ के रखती है। मेटाफ़ेज़ के बाद जब एनाफ़ेज़ आता है, तो ये धागे जो है ना, ये अपनी-अपनी तरफ खींचते हैं उसको, ठीक है? और आधा पेयर इधर और ये आधा पेयर क्रोमोसोम का एक दूसरी साइड पे चला जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग फिर क्रोमाटिड्स या फिर हम लोग सिस्टर क्रोमैटिन का नाम देते हैं, ठीक हो गया? एक-एक जो पार्ट है वो इधर आ जाता है और एक-एक पार्ट उधर चला जाता है। फिर दरमियान में से ये पिंच होते हैं, ठीक है? और फिर बाद में ये 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने कहा कि हमारे पास ना स्पिंडल फाइबर्स में यहाँ पर ना क्या है, ट्यूबुलिन मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास हमारे ये जो मसल्स हैं ना, एक्टिन एंड मायोसिन, हमारे मसल्स के अंदर ना कुछ ख़ास प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, लाइक दिस वन। उनकी अरेंजमेंट जो है ना वो इस तरह से होती है, ठीक है? यानी कि एक जो है ये ब्लैक कलर के नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है? और एक जो होगा ये दरमियान में नज़र आ रहा है, ठीक है? ये जो दरमियान में बड़ा सारा है ये मायोसिन है, ठीक है? ये वाला और ये एक्टिन है। जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, ये करीब आ जाते हैं और जब रिलैक्स होते हैं तो ये दूर चले जाते हैं। इस तरह से इनके दरमियान में फिर स्पेस आ जाती है, इस तरह से। ठीक हो गया? यानी कि हम लोग कहते हैं कि ये मेन एक्टिन और मायोसिन पट्ठों के अंदर मौजूद होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो डायनीन में मौजूद होते हैं, इन सीलिया और फ्लैजेला में भी। ये किसके पार्ट्स हैं? ये हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के और प्रोटोज़ोआ के पार्ट्स हैं। फ्लैजेला और सीलिया जो उनको मूवमेंट में हरकत करने में मदद देते हैं। फ्लैजेला लाइक दिस वन, इस तरह के फ्लैजेला होते हैं, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल टफ्ट ऑफ फ्लैजेला भी हो सकता है। और सीलिया क्या होते हैं? बालनुमा पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक हो गया? और डायनीन क्या है? ये उसका इंटरनल पार्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का इंटरनल पार्ट है, जो कि क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है।
ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करते हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन है, ठीक है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करने में मदद करता है। सम एक्ट एज़ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स एंड पैराथायरॉइड हार्मोन्स एटसेट्रा। फिर हम कहते हैं मसल प्रोटीन्स, कुछ मसल्स के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल करने में, मसल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन करने में अपना अहम रोल अदा करती हैं। जैसा कि एंटार्कटिक फ़िश, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है उन इलाकों में, वो वाला जो एरिया है एंटार्कटिक फ़िशेज़, वहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनके अंदर एंटी फ्रीज़ प्रोटीन होती है और वो उनको जमने नहीं देती। उनके खून को, व्हिच प्रोटेक्ट देयर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग, उनके खून को जमने से रोकती है। नेक्स्ट हमारे पास होम्योस्टैटिक प्रोटीन्स कंट्रोल आ जाता है। होम्योस्टैटिक का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना, यानी कि चलाना या उसे नॉर्मल रखना, यानी कि इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल पीएच को या फिर अपने दूसरे निज़ाम को, इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल रखना। उसके अंदर भी हमारा जो प्रोटीन है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो प्रोटीन्स हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड में मतलब कि मौजूद है। फिर हमारे इंटरस्टिशियल में भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में भी हमारे जो प्लाज़्मा प्रोटीन्स हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है? और वो क्या करती हैं? ब्लड कोएगुलेशन के अंदर बहुत अहम रोल अदा कर रही होती हैं, यानी कि ब्लड को कोएगुलेट करने में, जमा देने में अहम रोल अदा करती हैं। और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में भी प्रोटीन्स जो हैं वो अहम रोल अदा करते हैं, जैसा कि हार्मोन्स हैं, वो एक जगह से एक चीज़ उठाते हैं और दूसरी जगह पर जाके रख देते हैं, जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन एंड इट इज़ प्रोटीन इन नेचर, और वो क्या करता है? वो ब्लड में मौजूद है, ठीक है? वो बेशक पैनक्रियाज़ में से पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स ने उसको प्रोड्यूस किया, लेकिन अब वो ब्लड में मौजूद है और ब्लड से वो क्या करता है? वो ग्लूकोज़ को उठाता है और ग्लूकोज़ को उठाकर वो मसल्स के अंदर महफूज़ कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जिनके ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, सच एज़ हार्मोन्स या ड्रग्स या फिर मेटल लाइक आयरन और कॉपर। जैसे कि आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है और हीमोग्लोबिन के बारे में हमें मालूम है कि हीमोग्लोबिन क्या करती है। हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट थिंग, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का जमना, उसके अंदर भी बहुत अहम रोल अदा करता है प्रोटीन्स। कैसे ये अहम रोल अदा करता है प्रोटीन्स? के ना कहता है ये जो हमारे ब्लड के अंदर ना कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद हैं, लाइक थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिब्रिनोजेन, फिब्रिन्स, इस तरह के कुछ फैक्टर्स मौजूद हैं जो ना ब्लड को जमाने में मदद देते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फिब्रिनोजेन की बात करें, जब कभी अगर कहीं पर कोई कट लगा है ना, तो ये जो फिब्रिनोजेन है ना, ये क्या करता है? एक रेशेनुमा धागा सा, बारीक धागा जो है ना वो प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर, ठीक है? एक जाल बना देता है इस तरह का। फिर क्या होगा? एक बारीक सा धागा जो है ना वो बनाता है। ये जो बारीक धागा है इट इज़ नोन एज़ फिब्रिन, ये फिब्रिन कहलाता है। और ये फिब्रिन क्या करता है? ये फिर उन प्लेटलेट्स को ना ट्रैप कर लेता है, यानी कि अपने अंदर फँसा लेता है, ताकि वो क्या करें? प्राइमरी क्लॉट बनाएँ, यानी कि बुनियादी जो एक क्लॉट है ना, खून का जमना, वो बनाएँ। और आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर वो क्या करता है? वो एक मैच्योर या फिर हम लोग कहते हैं कि ना वो एक स्टेबल ब्लड क्लॉट बना देता है, यानी कि खुरंड जिसे हम कहते हैं वो चीज़ बना देता है इसके ऊपर, जिसमें पहले ये चीज़ ऐसे करके ट्रैप हो जाते हैं और फिर ये पूरी की पूरी चीज़ हमें क्या नज़र आती है? पूरा का पूरा खुरंड नज़र आता है। फिर हम कहते हैं प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद है एक्ट एज़ अ कोलाइडल पार्टिकल्स के तौर पे नज़र आते हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स के तौर पे, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स के तौर पे नज़र आते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर या वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। एंड एक्सर्ट एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 25 to 30 मिलीमीटर मर्करी, और वो प्रेशर डाल रही होती है 25 से 30 मिलीमीटर मर्करी। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो प्रोटीन्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी हिस्सा है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी कि हमारे सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, और वो क्या करती है? एज अ कैरियर भी काम कर रही है, यानी कि एक सेल के बाहर से कोई चीज़ लेती है और सेल के अंदर डाल देती है,
कैरियर्स, कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होता है? वो चीज़ जिसके ऊपर आपकी ड्रग आकर बाइंड करती है और फिर आपकी बॉडी जो है ना फिर वो असर दिखाती है, ये चीज़ हम रिसेप्टर कहलाती है। ठीक हो गया। फिर हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। हमारे जो इट मीन हमारा वो मटेरियल जो एक नस्ल से दूसरे नस्ल में जाता है, उसके अंदर भी उस हेरिडिटरी मटेरियल में भी प्रोटीन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसका हिस्सा होती हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। हमारे न्यूक्लिक एसिड, हमारा जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर पाई जाने वाला न्यूक्लिक एसिड, उसके साथ हमारी प्रोटीन्स लिंक्ड होती हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाती हैं। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है ना ये हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के अंदर भी अपना रोल अदा करती हैं। ठीक हो गया। फिर लास्ट में हम कहते हैं क्रोमोसोम्स मूवमेंट। क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या है? ये वही चीज़ है जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अरेंज हो जाती हैं। हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। बहुत ज़्यादा जब इनकी कॉइलिंग हो जाएगी ना हमारे न्यूक्लियोटाइड्स की, तो वो ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअली। इसी के अंदर ही हमारा जीन होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ना इनके अंदर भी हमारी ये जो प्रोटीन, इनकी मूवमेंट में भी हमारी जो प्रोटीन्स है वो अहम रोल अदा करती हैं। हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स, जैसा कि उनका शूट्स और रूट्स के अंदर, जड़ों में और तनों के अंदर तब्दील हो जाना। ठीक है। उनकी हरकत में इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। वो किस वजह से होती है? क्रोमोसोम्स की वजह से। और क्रोमोसोम्स प्रोटीन्स के मिलके बनते हैं। फिर हम कहते हैं ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान भी लाइक दिस वन, इस दौरान भी क्या कर रहा है वो क्रोमोसोम्स को अलग करने में, यानी कि जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको अलग करने में ये मदद करता है। यानी कि यहाँ पे पेयर मौजूद थे और यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, एक हिस्सा यहाँ पर और दूसरा हिस्सा दूसरी साइड पे चला जाता है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों के सारे क्या आ जाते हैं? आपके प्रोटीन के फंक्शंस आ जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये तो तकरीबन 13 पॉइंट्स हैं। अगर आप 13 पॉइंट्स नहीं लिखना चाहते हो, आप लोग इसमें से अगर 10 भी लिखते हो तो 10 लाजमी लिखने हैं। उन 10 के अंदर भी क्या है कि आप लोगों ने पॉइंट्स जो है ना पूरा पैराग्राफ नहीं लिखते हो, नहीं लिखो, लेकिन तकरीबन 2 से 3 लाइन्स आप लोग ज़रूर उसके अंदर लिखो और हेडिंग्स जो हैं वो सबकी दोगे। और ये भी मत आप करना कि हेडिंग्स पे ही सिर्फ और सिर्फ ज़ोर दो और अंदर का मटेरियल आपको कुछ आता ना हो। ठीक है। तो आप लोगों ने दोनों चीज़ों को बराबर लेकर चलना है। ठीक है। और पढ़ना आपने पूरा है अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक हो गया। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।